प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो कल के पीरियड में हमने तोड़ती पत्थर कविता का अध्ययन कर रहे थे। तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कल के पीरियड में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित तोड़ती पत्थर इसका कवि परिचय पढ़ चुके हैं और कविता के कठिन शब्दार्थ भी पढ़ चुके हैं। तो आज के पीरियड में हम आगे का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित तोड़ती पत्थर इस कविता का विवरण यानी कि एक्सप्लेनेशन इस कविता में सुनेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ पर कह रहे कि वे एक बार इलाहाबाद के पथ यानी कि रास्ते पर से जा रहे थे। तो रास्ते पर जाते समय एक इलाहाबाद के रास्ते पर एक तोड़ती पत्थर तोड़ने वाली एक महिला को देख लेते हैं। यानी कि लेखक जी इलाहाबाद के रास्ते से एक बार गुजरते समय इलाहाबाद के रास्ते पर जो महिला पत्थर तोड़ रही थी उसे वे देख लेते हैं। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार शाम तन भरा बंधन यौवन और नत नयन प्रिय कर्मरथ। यानी कि लेखिका यहाँ पर लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इलाहाबाद के रास्ते पर जो महिला पत्थर तोड़ रही है, तो इस पत्थर तोड़ने की जो परिस्थिति है उसको उन्होंने क्या किया है बताया है। तो वह सावले रंग की थी पर उनका यौवन जो था भरा हुआ था। उसका शरीर आंखें को जैसा पर अच्छा लगता था। वह देखिए कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, यानी कि कोई भी छायादार यहाँ पर पेड़ नहीं है। यानी कि वह इलाहाबाद के रास्ते पर धूप में बैठी हुई है। छाया देने वाला कोई भी जैसा पर क्या नहीं है, पेड़ नहीं है। छाया से संरक्षण अथवा रक्षण करने के लिए कोई भी पेड़ नहीं है। तो वह किसी भी छाया के बिना रास्ते पर धूप में ही बैठकर क्या कर रही है, यानी कि यहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। तो तले बैठी हुई स्वीकार, यानी कि जो उनकी गरीबी है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उसे वह स्वीकारते हुए अपने कमजोरियों को स्वीकारते हुए वह अपने काम में मग्न है। तो वह महिला कैसी है, यानी कि पर शाम तन, यानी कि उनका तन जो है, उनका शरीर जो है वह शाम यानी कि सावला अथवा काला हो गया है। अगर आपको मालूम ही है धूप में ज्यादा दिन रहने के बाद, धूप में ज्यादा काम करने के बाद हमारा रंग भी सावला या काला हो जाता है। तो उसी तरह वह निरंतर धूप में काम करती थी, इसलिए उनका शरीर जो है जैसा पर सावला या काला हो गया है। भरा बंधा यौवन, यानी कि उनका यौवन जो है भरा हुआ है। यानी कि वह सुडौल और सुंदर भरे हुए यौवन के साथ जैसा पर वह काम कर रही है। यानी कि उसमें जवान है वह, अभी युवती है अभी वह। तो वह भरा बंधा यौवन के साथ वह पत्थर तोड़ रही है। तो देखिए नत नयन प्रिय कर्मरत, यानी कि उन्होंने यहाँ पर नत यानी कि झुकी हुई आंखों के साथ यहाँ पर क्या कर रही है, काम में लीन हो गई है। तो प्रिय कर्म रत मन, यानी कि वह अपने प्रिय काम में वह क्या है, यानी कि पर प्रिय अपने काम में लीन है, अपने काम में वह मग्न
है। तो देखिए इलाहाबाद के रास्ते पर एक महिला जो है वह पत्थर तोड़ रही है। उसे कोई छाया देने वाला पेड़ नहीं है, वह उस धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है और वह अपने गरीबी को, अपने लाचार को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। स्वीकारते हुए उस पत्थर तोड़ रही है। तो उनका शरीर जो है शाम काला सांवला है और वह पूरे यौवन के साथ भरा बंधा यौवन, पूरे यौवन के साथ वह क्या कर रही है, क्या पर वह अपना सिर झुकाए हुए, उन्होंने अपने आंखें झुकाए हुए अपने प्रिय काम में मग्न है, अपने प्रिय काम कार्य में व्यस्त है। तो आगे देखिए वह क्या कहते हैं यहां पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रहार। यानी कि गुरु हथौड़ा हाथ, यानी कि यहां पर उनके हाथ में गुरु, यानी कि यहां पर शिक्षक नहीं है, गुरु यानी कि यहां पर अर्थ होता है बड़ा मोटा। तो बड़ा सा हथौड़ा लेकर वे क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में यहां पर करती बार बार प्रहार, यानी कि पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। बड़ा हथौड़ा लेकर जैसा पर पत्थर काटने का, तोड़ने का काम कर रही है। करती बार बार प्रहार, यानी कि यहां पर वह प्रहार कर रही है, उस पत्थर के ऊपर प्रहार कर रही है, वार कर रही है, उस पत्थर को तोड़ रही है। तो सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रहार, यानी कि यहां पर वह एक तरफ क्या कर रही है, धूप में रास्ते पर बैठकर क्या कर रही है, यानी क्या पर पत्थर तोड़ रही है। तो उनके सामने क्या है, यानी क्या पर तरु मालिका अट्टालिका प्रहार, यानी कि उनके सामने, उनके आगे जो क्या है, बड़े 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 इमारत है। अट्टालिका यानी कि यहां पर बड़े से बड़े यहाँ पर इमारतें उनके सामने दिख रहे, बड़े ऊंचे ऊंचे भवन उनके सामने है। तो यहाँ पर वह क्या कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो पत्थर रास्ते पर बैठकर तोड़ रही है, तो उनके सामने क्या है, यानी कि यहाँ पर तरु है, यानी कि ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स है। उनके सामने फिर से क्या है, यानी कि यहाँ पर वहां पर पेड़ भी मौजूद है बिल्डिंग के आसपास छाया देने के लिए, और चारों ओर प्रकार यानी कि दीवार है उस बिल्डिंग के। तो कुछ लोग आयशो आरामी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे पर आराम बिल्डिंगों में रहकर, आराम भवनों में रहकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या पर वहां पर अपनी जीवन बिता रहे हैं। लेकिन वह महिला जो है वह पत्थर तोड़ रही है। तो लेखक यहाँ पर धनवान और जो गरीब है उसको दर्शाया है, लेखक ने यहाँ पर बताने के लिए कोशिश की है कि एक महिला जो है रास्ते के किनारे बैठकर ऐसे धूप में, भरी धूप में वह पत्थर तोड़ रही है, और उसके सामने जो है यहाँ पर बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े यहाँ पर भवनों में महिलाएं जो जैसा पर अथवा पुरुष सभी लोग ऐसा पर अपने आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। तो सामने तरु मालिका यानी कि पेड़ों की कतार, पेड़ों की पंक्तियां वहां पर है। अट्टालिका यानी क्या पर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, ऊंचे ऊंचे भवन है, और प्रकार यानी कि उस बिल्डिंग को, उस भवन को चारों ओर से दीवार जो है यहाँ पर है। तो हम क्या कहते हैं उसे, कंपाउंड ऐसे कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो घर जो है उनके सामने है, ऐसी अवस्था, ऐसे हालात वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो कठिन शब्दार्थ देखिए, शामतन यानी कि सांवला शरीर, यौवन यानी कि जवानी, युवावस्था, नत नयन झुकी हुई आंखें, कर्म रत यानी कि काम में लीन या डूबा हुआ, गुरु यानी कि भारी या बड़ा, प्रहार यानी कि चोट करना, तरु मालिका यानी कि पेड़ों की कतार, अट्टालिका यानी कि भवन का ऊंचा भाग, प्रहार यानी कि चार दीवारी, दिवा यानी कि दिन, तमतमाता यानी कि बहुत गर्म के अर्थ में प्रयुक्त, लू यानी कि गर्म हवा, भू यानी कि भूमि धरती, गर्द यानी कि धूल के कण, चिंगारी यानी कि चिंगारी,
दोपहर यानी कि 12 बजे के आसपास। तो उसके विवरण देखिए अब। तो यहाँ पर महिला जो काम कर रही है उसके हालात, उनके परिस्थितियों, वहाँ के मौसम के बारे में यहाँ पर लेख कवि ने यहाँ पर विवरण दिया है। तो देखिए, चढ़ चढ़ रही है धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। यानी कि यहाँ पर धूप जो है यहाँ पर चढ़ रही है, यानी कि 12 बजे से आगे जैसा पर दोपहर होने के बाद धूप अपने आप ज़्यादा होती चली जा रही है। और उस समय के दिन कैसे है? गर्मियों के दिन है। तो आप लोगों को मालूम ही है गर्मियों के दिनों में कितनी धूप होती है। तो दिवा का तमतमाता रूप, यानी कि दिवा यानी कि दिन, दिन का तमतमाता रूप, यानी कि तमतमाता यानी कि दिन का क्रोध से भरा हुआ यहाँ पर दीप, यानी कि बहुत ही ज्यादा तापमान है। और उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिन्हगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। यानी कि अभी यहाँ पर क्या हो गया है, यानी कि दिवा का तमतमाता रूप है। यहाँ पर उठी झुलसाती हुई लू, यानी कि यहाँ पर जलने वाली जैसी क्या है, यानी कि यहाँ पर गर्म हवा जैसा पर फैल रही है। लू यानी कि यहाँ पर अत्यंत गर्म हवा, यानी कि उसी समय क्या हो गया है, दोपहर के समय जला देने वाली जैसा पर हवा जैसा पर क्या कर रही है, हो रही है, जो हवा जो है छूट गई है, जलने वाली हवा दोपहर के समय ऐसा पर इधर उधर चल रही है। तो यहाँ पर रुई जो जलती हुई भू, यानी कि रुई के समान भू जो है, जमीन जो है जल रही है। धरती जो है, जमीन जो है रुई की तरह जू जैसा पर जलने वाली है। तो गर्द चिन्हगी छा गई, यानी कि चिंगारी के तरह, गर्द यानी कि यहाँ पर धूल के जो कण है, वह धूल के कण चिंगारी की तरह जैसा पर इधर उधर छा रहे हैं। तो प्राय हुई दोपहर, यानी कि जो जोर की तरह जैसा पर रोज की तरह जैसा पर क्या हो गई, यानी क्या पर दोपहर का समय है अथवा समय आया है और वह तोड़ती पत्थर। यानी कि इस परिच्छेद में देखिए लेखिका क्या कहती है, यानी कि यहाँ पर गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिनों में जो हालात होते हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। तो धूप जो है चढ़ रही है गर्मियों के दिनों में, और दिन का तापमान जो है बढ़ गया है, यानी कि बहुत गर्म हो चुका है। और लू जो है, गर्म हवा जो है वह क्या कर रही है, यानी कि यहाँ पर उठ रही है, चल रही है, यानी कि अत्यंत गर्म, यानी कि जला देने वाली गर्म हवा जो है अभी हर तरफ छूट गई है। और रुई जो जलती भू, यानी कि जमीन जो है, जैसा पर रुई को लगाने के बाद कैसे रुई जल जाती है ना, रुई यानी कि कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, हत्ती, कापस। तो रुई को जला देने वाले, अगर रुई को आप जैसा पर मैच बॉक्स लेकर उसे जला दीजिए, एकदम जैसा पर भग करके जैसा पर जल जाती है ना, उसी तरह कड़ाके की जमीन जो है जल रही है। अगर आप दोपहर के समय नंगे पैर में यहाँ पर रेत पर चलने की कोशिश कीजिए, आपके पैर कितने जल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालत वहां पर है। जो रुई जो यानी कि रुई जैसे जलती हुई भू, यानी कि रुई जैसे भू चल रही है, और फिर से गर्द चिंगारी छा गई, यानी कि गर्द यानी कि यहाँ पर धूल के कण जो है, तो धूल के कण चिंगारी की तरह छा रहे हैं, यानी कि हवा छूटने के बाद छोटे छोटे धूल के कण जो है चिंगारी की तरह इधर उधर फैल रहे हैं, ज्वाला की तरह। तो प्राय हुई दोपहर, यानी कि अब दोपहर का समय है, वह पत्थर तोड़ रही है। यानी कि गर्मी के दिनों में वह महिला अपनी जरूरत पूरे करने के लिए, अपने रोजाना
काम करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जलते हुए कड़ाके के धूप में भी वह क्या कर रही है, यानी क्या पर पत्थर तोड़ने का काम जो है वह कर रही है। तो अगले परिच्छेद में देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झिंकार। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, यानी कि यहाँ पर लेखक जी वर्णन कर ले, कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि देखते देखा मुझे तो वह एक बार, यानी कि वह क्या करती है, देखते देखा, यानी कि एक बार लेखक कवि की तरफ आंखें उठाकर जैसे पर देख लेती है जैसे देखा न हो। तो उस भवन की ओर देखा, और एक बार क्या करती है, एक बार लेखक की तरफ देखती है और दूसरी बार यहां पर क्या करती है, यानी क्या पर भवन की तरफ देख देती है। तो छिन्न तार, यानी कि बहुत अधिक उदास होकर, हताश होकर, लाचार होकर वहां पर क्या कर लेती है, वह देखती है। तो छिन्न तार यानी कि बहुत लाचार या उदास होकर, अथवा आशा रहित तार टूटने पर जो हालत किसी वाद्य यंत्र की होती है, तो वैसे ही सपने या आशाएं टूटने पर मनुष्य की हालत होती है। तो उस स्त्री की हालत वाद्य यंत्र या यहां पर साज की तरह है जो जिसके तार जो टूट गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वाद्य यंत्र के तार टूटने के बाद कैसे वह संगीत नहीं बजाता है ना, उनकी आशाएं वहाँ, उसी तरह उस महिला की जो आशाएं हैं वह क्या हो गई है, यहाँ पर मर चुकी है, आशाएं खत्म हो गई है। तो ऐसे वह क्या कर रही है, नहीं, यहाँ पर लेखक जी को देखते देखा मुझे तो एक बार लेखक की ओर देखती है और एक बार उस भवन की ओर देखती है, जैसे हताश होकर, निराश होकर, देख कर कोई नहीं, यानी कि पर वहां पर देखती है, बड़ी बड़ी इमारत है लेकिन वहां पर रहने के लिए कोई नहीं है। तो देख कर कोई नहीं है, उस भवन में कोई नहीं है, वह खाली भवन है, ऐसे वह लेखक यहाँ पर, कवि यहाँ पर कहते हैं। तो देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाकर रोई नहीं, यानी कि वह एक नजर से, एक दृष्टि से लेखक की तरफ फिर से देखती है, और देखते समय क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वह हथौड़ा जो है उनके हाथ पर लग जाता है, लेकिन हथौड़े का मार खाने पर वह रोती नहीं है। तो जब वह लेखक की, कवि की तरफ देख रही थी, तब वो देखते समय क्या हो जाता है, यानी क्या पर उसके न जाने अचानक उनके हाथ पर हथौड़ा एक बार गिर जाता है। तो गिरने के बाद मार खाती है लेकिन वहां पर रोती नहीं है, फिर से वह अपने काम में मग्न हो जाती है, अपने काम में तल्लीन हो जाती है। तो इस परिच्छेद में देखिए, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झिंकार। तो यहाँ पर वो स्त्री जो है, मानो उनके सामने सितार की तरह, वह एक सितारा होता है, तो सितारा की तरह बैठी थी। जैसे सितार को छेड़कर मधुर या अनोखे गीत रचे जा सकते हैं, वैसे ही उस स्त्री की व्यथा और पीड़ा में भी अनेक गीत या ध्वनि छिपी हुई है। तो इसलिए इस मजदूर औरत की तुलना सितार से करते हैं, जिसके तार कसे गए हैं और बड़े ही स्वाभाविक रूप से सजा कर सामने रखा गया है। तो निराला जी यहाँ पर कहते हैं कि मैंने उस महिला के भीतर पीड़ा के मधुर गीत या खनक महसूस की, जो शायद किसी और ने महसूस नहीं की होगी।
तो उस स्त्री का जीवन पीड़ा या व्यथा से भरा हुआ है, उसका जीवन संघर्ष है। तो फिर से वो वर्तमान में लौट आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी झुंकार। तो झुंकार यानी कि झंझन की आवाज, यानी कि लेखक जी कहते हैं सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी झुंकार, यानी कि वह जोर से पत्थर तोड़ रही है, वह उनके उस पत्थर तोड़ने की आवाज जो है खनखनाती हुई आ रही है, एक नए वाद्य की तरह जैसा पर खनखनाती हुई आ रही है। तो एक क्षण बाद वह कांपी सुघर, यानी कि वह सौंदर्ययुक्त महिला जो है एक क्षण क्या कर लेती है, कंपन हो जाती है, कांपती है। सुघर इस शब्द का अर्थ है सुंदरता से कांपती है, और कांपते हुए फिर से पत्थर तोड़ने लगती है। तो फिर से क्या करती है, लुढ़क माथे से गिरे शिखर, यानी कि उनके माथे से पसीने की एक बूंद लुढ़क कर नीचे गिर जाती है, और फिर वह क्या करती है, यहाँ पर पत्थर तोड़ने में मग्न हो जाती है। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर, यानी कि जो महिला जो है यहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। तो सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी सुनी झंकार, यानी कि पत्थर तोड़ रही है जैसा पर उससे मधुर ध्वनि आ रही है सितार की तरह। तो एक साथ एक क्षण के लिए वह क्या करती है, अचानक यहाँ पर कांप उठती है, और उनके माथे से पसीने की बूंद नीचे गिर जाती है, और वह फिर से क्या कर लेती है, अपने काम में मग्न हो जाती है, अपने काम में लीन हो जाती है। तो और एक बार इस कविता को सारांश के रूप में सुनिए छात्रों। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ पर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भरा बंधा यौवन नत नयन प्रिय क्रमरत, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रहार। तो कवि निराला सिंह ने इलाहाबाद की सड़क पर पथ पर एक युवा नारी को पत्थर तोड़ते देखा। वह छाया देने वाला एक भी पेड़ नहीं था, वहां पे छाया देने वाला एक भी पेड़ नहीं था। उसने अपना पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत यानी पत्थर तोड़ने का काम स्वीकारा था अथवा स्वीकार कर लिया था। तो कवि उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूप में काम करने की वजह से उनका शरीर श्याम वर्ण का यानी सांवला हो गया था। वह जवानी यानी यौवन से परिपूर्ण थी। निरंतर कड़ी मेहनत करने की वजह से उसका शरीर सगुटित था, उसकी आंखें झुकी हुई थी। सगुटित यानी कि चुस्त था, तंदुरुस्त था, और उनकी आंखें झुकी हुई थी, और अपने प्रिय काम में यानी पत्थर तोड़ने के काम में वह मग्न थी। तन मन लगाकर अपना कार्य कर रही थी, अपना काम कर रही थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था, उसे लेकर वह पत्थर पर बार बार आघात यानी कि प्रहार कर रही थी। उसके इस कार्य से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह पत्थर दिल समाज पर प्रहार कर उसे जहां पर जगाना चाहती है।
उसके सामने यहाँ पर पेड़ों की कतार और विशाल भवन, ऊंची इमारत खड़ी थी, जिनकी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर खड़ी थी, प्रहार थी। तो और एक परिच्छेद देखिए। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, हवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगारी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो कवि ने उस दिन का यहां पर मानवीकरण किया है, उस दिन का वर्णन किया है। तो गर्मियों के दिन थे, कैसे दिन थे? गर्मियों के दिन थे, धूप चढ़ रही थी, सूरज ने अपना तमतमाता हुआ रूप धारण किया हुआ था। तो बदन को जलाने वाले गर्म हवा के झोंके यानी लू बह रही थी। कपास जैसे भीतर ही भीतर जलती है ना, वैसे ही धरती सुलग रही थी, जल रही थी। धूप के कण भी चिंगारी की तरह छा गए थे, लेकिन वह श्रमिक युवा नारी अपने काम में लीन थी। विपरीत परिस्थितियों में भी वह सिर झुकाए अपना काम करती जा रही थी, वह पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, डुलक माथे गिरे शिखर, लीन होते कर्म में फिर, जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो यहां पर कवि कहते हैं कि लेकिन थोड़ी देर बाद उस श्रमिक औरत ने कवि को अपनी ओर देखते हुए एक बार देखा, तो उसके काम में मग्न मन के तार टूट गए। उस श्रमिक औरत ने यह भी देखा कि चारों तरफ से उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। फिर उसने कवि को ऐसे दृष्टि से देखा कि जो निरंतर घाव सहने के बाद भी रो न सके। उसने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी थी। वह स्वाभिमानी औरत थी। अपनी लाचारी बेबसी को उसने किसी के भी सम्मुख प्रकट नहीं किया। उसकी ऐसी अपराजय दृष्टि देख कवि ने संघर्षमय जीवन की ऐसी झंकार सुनी जो कभी सजीले सितार के तारों से भी नहीं सुनी थी। फिर अपने सारे यथार्थ को महसूस कर वह श्रमिक युवा नारी स्थिर हो गई। एक क्षण के लिए वह कांप उठी। इस कांपने में यहाँ पर कपकपी में उसके माथे पर श्रम के पसीने की बूंदें इकट्ठा हो गई थी। वह डुलक गई, नीचे गिर गई। सारी परिस्थिति से अवगत होकर फिर उसे अपने काम में लीन होते करने लगी। मैं तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पर इस कविता का समाप्त हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।